जियान को सजा देने के लिए गैजेट। रोबोट कैमरा। और ये है उसका एंटेना। देखो। अरे वो वहाँ पर है। ठीक है। हे, वहाँ पर कौन छुपा है बताओ। अरे नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं। मुझे लगा कोई है। क्या हमें उसे जोड़ना चाहिए? मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये चल रहा है। क्या हुआ? आखिर ये शुरू हो गया। अब फिर दुनिया में शांति आएगी। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। वो चला गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? वापस करो। वो गायब हो गया। हाँ, और हमने उसे सही से जोड़ा था। वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जरा सोच कर देखो, जियान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं हूँ जियान। हमें कैसे भी उस रोबोट जियान पर ये कंट्रोल डिवाइस लगाना ही होगा दोस्तों। ये तो रोबोट जियान आ गया। भागो। मेरे शहर में आकर तुम मेरे ही लोगों के साथ जिद करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। वो यहाँ क्यों आया है? मैंने उसे यहाँ फोन करके बुला लिया है। मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान लगेगा। वैसे तुम अच्छा मुकाबला कर रहे हो। तो हम पकड़े गए। वो यहीं पर आ रहा है। मिनिएचर प्लेन। जल्दी तुम दोनों इसमें बैठ जाओ। तुम दोनों जितना हो सके रोबोट जियान का ध्यान रखो। ठीक है। तुम जल्दी करो डोरेमोन। अरे नहीं। जियान, मैं हूँ बड़ा सा। अरे नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं तुम्हें असली गाने की आवाज सुनाता हूँ। मैं हूँ जियान, हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ दोस्तों का दोस्त जियान। शायद गाना रुक गया है। तुम्हारा गाना मुझसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बुरा भी नहीं था। हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत कमाल का गाना गाएंगे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो अब हम गाना शुरू करते हैं। पता नहीं अब इस पृथ्वी का आगे जाकर और क्या होने वाला है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ला 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 पाए 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 पाए। इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? जियान। खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तुम सब क्या कर रहे हो? हुआ सुनियो। मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, बस कर लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। सुनियो, तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान। सुनियो। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। जी तो फिर से चमकने लगा।
देखी सुखी। मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेकिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो। नोबिता रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। अब इससे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? ये तो स्प्रिंग के कदम है। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी और बटर और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक। कुकीज, वेफर्स। छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये क्या? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है, अब हो गया।
ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये भी ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको रुको रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं। आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ? आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देंगी। डोरेमोन, वो नीला रोबोटिक कैट, हम सब का फेवरेट है। नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाने वाला ये कैट अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 10 का राज। आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो डोरेमोन की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। हर मिस्ट्री में है ट्विस्ट, ड्रामा और ढेर सारे सवाल जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का टाइम ट्रैवल लॉग कहाँ है? डोरेमोन और नोबिता ने टाइम मशीन से ढेर सारी टाइम ट्रिप्स की हैं। पास्ट में डायनासोर देखने से लेकर फ्यूचर में शिवाशी से मिलने तक। लेकिन सवाल ये है, इन टाइम ट्रिप्स का रिकॉर्ड कहाँ है? क्या डोरेमोन हर टाइम ट्रैवल का लॉग रखता है? सोचो, एक रोबोट जो टाइमलाइन को चेंज कर सकता है, उसे जरूर हर ट्रिप की डिटेल रखनी चाहिए। कुछ फैंस का थियरी है कि डोरेमोन की मेमोरी में एक सीक्रेट टाइम ट्रैवल लॉग है जो हर ट्रिप की डिटेल्स स्टोर करता है। क्या ये लॉग फ्यूचर की किसी अथॉरिटी को भेजा जाता है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने नोबिता को टाइम मशीन यूज करने से मना किया था क्योंकि टाइमलाइन डेंजरस हो सकती है। क्या डोरेमोन को हर ट्रिप की परमिशन लेनी पड़ती है? और एक ट्विस्ट, क्या अगर टाइम ट्रैवल लॉग में कोई गलत एंट्री हो जो टाइमलाइन को मेस कर दे? जैसे अगर नोबिता ने पास्ट में कुछ चेंज किया और डोरेमोन ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, क्या फ्यूचर में कोई टाइम पुलिस है जो इस लॉग को चेक करती है? अगर हां, तो क्या डोरेमोन कभी उनके रडार पर आ चुका है? डोरेमोन की सबसे स्मार्ट और काइंड कैरेक्टर, वो हमेशा सही डिसीजंस लेती है और मुसीबत में भी कूल रहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या शिजुका को फ्यूचर की कोई मेमोरी है? क्या वो पहले से जानती है कि नोबिता उसका फ्यूचर हस्बैंड है? सोचो, मंगा में बताया गया कि शिजुका फ्यूचर में नोबिता से शादी करती है, लेकिन कुछ एपिसोड्स में शिजुका नोबिता की बेवकूफी पर भी उसे सपोर्ट करती है।
जैसे उसे उसका फ्यूचर पता हो। क्या अगर शिजुका को फ्यूचर से कोई मैसेज मिला है? एक एपिसोड में शिजुका ने एक अजीब डायरी में कुछ लिखा था जो बाद में गायब हो गई। क्या वो डायरी फ्यूचर की मेमोरीज का रिकॉर्ड थी? फैंस का थियरी है कि शिजुका की स्मार्टनेस सिर्फ नेचुरल नहीं है। क्या शिवाशी ने शिजुका को फ्यूचर की कुछ इंफॉर्मेशन दी है ताकि वो नोबिता को गाइड कर सके? और ट्विस्ट ये, क्या शिजुका जानबूझकर कुछ सीक्रेट्स छुपाती है ताकि टाइमलाइन सेफ रहे? सोचो, अगर शिजुका असल में टाइमलाइन की गार्डियन हो। ये मिस्ट्री शिजुका की स्माइल जितनी ही चार्मिंग है। तीसरी मिस्ट्री, डोरेमोन के बैकअप का सीक्रेट। डोरेमोन एक हाईटेक रोबोट है और हर रोबोट का बैकअप होता है। लेकिन सवाल यह है, डोरेमोन का बैकअप कहां है? क्या फ्यूचर में उसका डेटा सेव है या कोई दूसरा डोरेमोन तैयार है? सोचो, अगर डोरेमोन को कुछ हो जाए तो नोबिता का क्या होगा? मंगा में बताया गया कि डोरेमोन को एक फैक्ट्री में बनाया गया था। क्या अगर फ्यूचर में डोरेमोन का बैकअप क्लोन है जो एक्टिवेट होने का वेट कर रहा है? एक एपिसोड में डोरेमोन की मेमोरी क्रैश हो गई थी और उसे फ्यूचर में रिपेयर के लिए जाना पड़ा था। क्या उस दौरान कोई बैकअप डोरेमोन ने उसकी जगह ली थी? फैंस का थियरी है कि डोरेमोन का बैकअप फ्यूचर के किसी सीक्रेट सर्वर में स्टोर है। क्या शिवाशी के पास डोरेमोन की मेमोरी का फुल कंट्रोल है? और एक और सवाल, क्या अगर बैकअप डोरेमोन में कोई गलत प्रोग्रामिंग हो जो उसे विलन बना दे? सोचो, अगर एक दिन नोबिता को 2 डोरेमोन मिल जाए। ये मिस्ट्री तो डोरेमोन की टेक्नोलॉजी जितनी ही एडवांस है। चौथी मिस्ट्री, नोबिता की लाइफ में विलन कौन है? नोबिता की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ज्ञान और सुनियो उसे चिढ़ाते हैं, स्कूल में डांट पड़ती है और गैजेट्स मिसयूज हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या नोबिता की लाइफ में कोई सीक्रेट विलन है? क्या कोई फ्यूचर से उसकी लाइफ को मेस कर रहा है? सोचो, नोबिता का लक इतना खराब क्यों है? कुछ फैंस का मानना है कि फ्यूचर में कोई है जो नहीं चाहता कि नोबिता सक्सेसफुल हो। क्या अगर शिवाशी का कोई राइवल है जो टाइमलाइन चेंज करना चाहता है? एक एपिसोड में नोबिता को एक अजीब गैजेट मिला था जो डोरेमोन की पॉकेट से नहीं था। क्या वो गैजेट किसी विलेन ने भेजा था? और ट्विस्ट ये, क्या अगर विलेन कोई इंसान नहीं बल्कि फ्यूचर की कोई टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या कोई एआई नोबिता की लाइफ को टेस्ट कर रहा है ताकि फ्यूचर की हिस्ट्री चेंज हो? सोचो, अगर डोरेमोन और नोबिता को एक दिन इस विलेन से लड़ना पड़े। ये मिस्ट्री नोबिता की मुसीबतों जितनी ही डीप है। पांचवीं मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट का बैकडोर। डोरेमोन की 4D पॉकेट हर बार नया गैजेट देती है, लेकिन सवाल यह है, क्या पॉकेट में कोई बैकडोर है? क्या कोई और इस पॉकेट को एक्सेस कर सकता है? सोचो, एक पॉकेट जो टाइम और स्पेस को डिफाई करती है। कुछ फैंस का थियरी है कि पॉकेट में एक हिडन बैकडोर है जो फ्यूचर की किसी अथॉरिटी को एक्सेस देता है। क्या अगर शिवाशी या कोई और पॉकेट में गैजेट्स डाल सकता है? एक एपिसोड में डोरेमोन को एक गैजेट मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो गैजेट किसी और ने पॉकेट में डाला था? और एक और सवाल, क्या अगर पॉकेट को हैक किया जा सकता है? क्या कोई विलन डोरेमोन की पॉकेट से डेंजरस गैजेट्स निकाल सकता है? सोचो, अगर पॉकेट का बैकडोर फ्यूचर के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट से जुड़ा हो। क्या डोरेमोन की पॉकेट असल में टाइमलाइन को कंट्रोल करने का टूल है? ये मिस्ट्री पॉकेट जितनी ही मैजिकल है। तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। टाइम ट्रैवल लॉग, शिजुका की फ्यूचर में
एपिसोड में तो उसने एक कुत्ते को बचाया और रो पड़ा। और सोचिए, जियान की आवाज बहुत खराब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं? क्या उसकी गायकी एक इमोशन कवर है? ये रहस्य जियान के पंच जितना ही मजबूत और नरम है। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन के 5 अनसुने रहस्य। पॉकेट का मालिक कौन है? नोबिता की डायरी में क्या है? सुनियो के गैजेट्स कहां से आते हैं? शिजुका के पास टाइम ट्रैवल का ज्ञान कैसे है? और जियान के दिल में छिपा प्यार। Their own reasons, their own imagined wisdom onto him. Each man believes he knows why the ruler acted, but none can be certain, and in that uncertainty lies the preservation of authority. Consider how quickly explanation can entrap. Once words are spoken, they can be twisted, reinterpreted, used as weapons against the speaker. Silence, however, cannot be misquoted. It denies the enemy a foothold. When a king explains, he locks himself into the logic of his own words, but when he remains silent, he leaves endless possibilities open. He cannot be cornered, for he has given nothing concrete to grasp. This is why the king never hurries to justify his decisions. He lets others debate endlessly, while he preserves his aura by standing apart from the chaos of words. His refusal to explain forces the world to adapt itself to his silence. It is also a matter of dominance. The one who explains always stands in the inferior position, because explanation is an act of submission. It acknowledges that the other has the right to question, and that you must answer. The king does not recognize such a right. His every act is final, not because it is beyond error, but because it is beyond appeal. To explain would be to reduce his command to an argument, and arguments can be won or lost. A command, however, stands untouched by such games. A king knows that what he does must appear beyond question, even if the act is controversial. His certainty becomes his shield, and his silence transforms even mistakes into mysteries rather than failures. There is also a deeper psychological element at play. Men admire confidence more than correctness. They follow leaders who appear sure, even when they suspect error, because certainty is rare and magnetic. An explanation, no matter how well crafted, signals doubt. It suggests that the ruler is aware of the possibility of being misunderstood or condemned, and therefore feels the need to persuade. But persuasion is the weapon of the weak. Command is the weapon of the strong. The king never seeks. Their refusal to justify turned into an image of superiority. Their enemies exhausted themselves in accusations, but the throne remained untouched, watching from above. This is the enduring lesson. The moment you explain, you have already admitted that your power can be challenged. The king never explains because explanation belongs to those who fear judgment, and the sovereign does not fear judgment, for he sits above it. When power is questioned, the instinct of the weak is to retreat into defense. They scramble to justify their choices, to calm the crowd with reasons, to assure others that their intentions were pure. But the sovereign knows that defense is a confession of vulnerability. To defend is to accept that you are on trial, that your accusers have the right to demand answers, that you must prove yourself to their satisfaction. The moment you take that posture, you surrender the higher ground, and authority begins to slip from your grasp. The throne is never a seat for excuses, it is a stage for dominance. The psychology of the king demands that when accusations arise, the ruler does not explain himself, but turns the blade outward. He does not wrestle in the mud laid by his enemies, for mud clings to both defender and accuser alike. Instead, he strikes with words, gestures, and actions that turn the scrutiny back upon those who dared to challenge him. To defend is to crouch, to attack is to stand tall. People do not remember who argued more convincingly, but they remember who remained unshaken. They remember who carried themselves like a sovereign and who looked like a beggar of approval. Attack does not always mean the use of violence or open threats. It is a strategy of posture. When accused, the king may laugh, dismiss, or ridicule the accusation, making it appear unworthy of his attention. This alone transforms the accuser into a figure of mockery, a man beneath the dignity of the throne. At other times, the king may turn the accusation into a weapon against the very person who launched it.
Why does this man question me so loudly? What weakness is he hiding? In this reversal, the defender is no longer the sovereign but the accuser, while the throne remains untarnished, standing above the fray. To defend oneself is to play on the field chosen by the enemy. It means allowing the opposition to set the rules, to dictate the frame of battle. Attack, however, seizes initiative and rewrites the terms. The king knows that he must never fight on another man's stage. By refusing defense and launching offense, he forces others into the position of justifying themselves. Once they are on the back foot, the spectacle shifts. The sovereign appears powerful not because of evidence, but because he refuses to allow anyone else to dictate the tempo of events. The crowd, too, plays a decisive role in this dynamic. People are not jurors carefully weighing truth. They are spectators drawn to strength. They follow the one who looks victorious, not the one who argues most reasonably. A king who defends may win the logic of the debate, but he loses the aura of command. A king who attacks may ignore logic altogether, but the sheer force of his posture convinces the crowd that he cannot be broken. Human beings are not persuaded by facts. They are persuaded by displays of dominance. Consider the battlefield as a metaphor. A general who positions his army to defend at every front invites endless sieges. He may survive, but he cannot inspire. The general who charges forward, even at risk, captures the loyalty of his soldiers and the fear of his enemies. So it is with power in speech and gesture. Defense is passive, attack is active. Defense is reactive, attack is creative. To always defend is to carry the burden of others' accusations, while to attack is to burden others with your own will. The sovereign never carries burdens. He lays them upon others. There is also a deeper element of psychology in the refusal to defend. When a ruler defends, he signals to all that there is indeed something worth defending, that the accusation has struck a nerve. Attack, by contrast, communicates supreme confidence, as if the accusation were too small to matter. People read this posture more deeply than the content in him, but instead expose them. Such a reputation is worth more than truth itself. It deters opposition before it even begins. Those who might accuse think twice, because they understand they will not be met with explanations, but with exposure. Thus the king protects himself not by shielding against every attack, but by ensuring that no one dares to strike in the first place. The throne cannot be shared with those who question it. By defending, one shares authority with the accuser, acknowledging him as a rival voice in the court of opinion. By attacking, one silences that voice, either through ridicule, intimidation, or sheer disregard. Attack transforms the ruler into the sole author of the story. He frames reality, and framing reality is the essence of sovereignty. To defend is to live in another man's story. To attack is to write your own. This is why the king never allows himself to become a defendant in the court of public perception. He turns every attempt against him into a weapon for himself. He refuses to kneel under the weight of judgment and instead forces others to bear the weight of his presence. His strength does not lie in proving his innocence, but in projecting that he is untouchable. Men may whisper doubts, but their whispers fade before the roar of his certainty. Defense invites debate, attack ends it. Defense breeds hesitation, attack breeds fear and awe. The psychology of the king rests upon this truth when challenged. Do not explain, do not justify. Strike the throne is not secured by truth, but by the appearance of strength. Men imagine that authority rests on facts, on reason, on the justifications of action. Yet history shows that rulers endure, not because they are right, but because they seem unshakable. Truth is fragile, easily torn apart by argument and evidence, while perception is armor forged from mystery, confidence, and inevitability. Those who seek power understand that men do not follow what is correct. They follow what looks certain. The crowd admires conviction, even when they suspect error, for the human mind is drawn less to truth than to stability. In this way, the psychology of authority is simple. The ruler does not need to be believed for what he is, only for what he appears to be. The king knows that defending himself undermines perception. A defense suggests fear, and fear breaks the illusion of invincibility. If the ruler appears to worry about how he is seen, then the people sense cracks in the foundation of his strength.
Perception thrives on calm indifference, on the spectacle of a sovereign who does not tremble under scrutiny. To appear unbothered is to create the impression that nothing can shake the throne. This is why the king must always cultivate a demeanor of inevitability. Even when storms gather around him, he must project stillness, like a rock standing above the tide. Men respect what appears eternal, and eternity is always a matter of perception. Every action, every gesture, every silence carries meaning in the theater of power. When a king chooses not to explain, it is not because he lacks words, but because he understands that words weaken the image. Silence, when worn with authority, becomes more persuasive than speeches. A silent ruler appears as though his truth is beyond language, as though no argument could contain it. People interpret this restraint as strength, and in their minds, strength becomes fact. Perception fills the gaps left by silence, and men create their own explanations, each one tailored to uphold the image of authority. By saying less, the king allows others to say more, and what they say often magnifies his aura. Perception is a stage, and the ruler is always the actor upon it. To appear confident, even in error, is more powerful than to appear hesitant while being correct. Consider how people respond to leaders who falter in speech, who stammer, who visibly seek approval. Their message may be true, but the perception of weakness drowns the truth. Now consider the sovereign who speaks boldly, who dismisses doubt with a gesture, who never pauses to explain himself. His words may be empty, but the audience remembers the force of his tone, the assurance in his posture. They believe not because of substance, but because of certainty. In this way, perception triumphs over truth at every level of power. The king also understands that perception is contagious. When he appears unshaken, his followers mirror his strength. Doubt may linger in their minds, but the sight of the sovereign standing tall convinces them that the throne is secure. This chain reaction spreads outward the court. The advisors, the people, all draw their confidence not from facts, but from the image projected by the ruler. Even enemies may begin to doubt their own accusations when they see that the king shows no sign of concern. In this manner, perception becomes reality, because men act upon what they believe they see. To lose control of perception is to invite collapse. A ruler who spends his time defending, explaining, or persuading signals that he is fighting for legitimacy. And once legitimacy is seen as fragile, it quickly shatters. Authority rests not on persuasion, but on the illusion of inevitability. Men follow the one they think cannot be resisted. To explain is to open a crack in this illusion. To admit that persuasion is necessary, that force of image alone is not enough. A king who explains places his crown on trial, and no crown survives long under the weight of constant trials. The manipulation of perception also allows the king to turn weakness into strength. A failure, if he does not falter, then perhaps it was not a failure at all, but a calculated move beyond their understanding. Perception shields him where truth cannot, and the myth of his invincibility grows with each moment. He refuses to appear shaken. This principle extends beyond public appearances into the private realm of politics. Advisors, ministers, and rivals all judge the king not by what is true, but by how he carries himself. If he explains too much, they sense insecurity, and insecurity invites plots. If he maintains composure, never bending to justify, they are left uncertain. Uncertainty breeds caution, and caution keeps them subdued. No man dares challenge the one who seems beyond defeat. Thus the king maintains his grip not by arguing his case, but by cultivating the image that his case requires no argument. In the end, perception is the throne itself. The crown is nothing more than metal without the belief of others, and belief is shaped not by facts but by appearances. The king who masters perception holds true power, for he commands the imagination of his subjects. He is seen as inevitable, untouchable, eternal, and therefore he becomes so in practice. Truth is fragile, but perception is iron, and only iron can uphold a throne. The ruler understands that power is not simply a matter of force, armies, or decrees, but of narrative. He who frames the story shapes the minds of men, and he who shapes minds commands reality itself. The throne is not secured by merely sitting upon it. It is secured when people believe that the one upon it belongs there by destiny, by merit,
or by inevitability. Every accusation, every challenge, every rumor is nothing but a story, and stories have no power until they are repeated. The sovereign knows that he must control what is repeated, for repetition molds belief, and belief becomes the strongest chain of authority. A man who defends himself lives within the story of his accuser. He accepts the enemy's framing, stepping into a world where he must answer questions not of his own making. The people then judge him not as ruler, but as defendant, and a defendant is always seen as lesser. But a king never enters such a trial. He does not adopt another's frame, for to do so is to surrender authorship of his own destiny. Instead, he creates his own narrative, his own explanation, his own story that overwrites all others. When he declares, the people repeat. When he reframes, the original accusation dissolves. He is not explaining, he is commanding how the event will be remembered. Consider the nature of human memory. Men do not cling to precise facts, they hold on to images, phrases, and impressions. They retell events not as they occurred, but as they were told. This weakness of memory is the throne's greatest weapon. A failure can be retold as sacrifice, an error can be reshaped as strategy, and a betrayal can be painted as loyalty to a higher cause. The king does not defend the details of what happened, he declares what it means. Whoever owns the meaning owns the future, and meaning is created not through truth but through the art of framing. Framing the story requires confidence and speed. When accusations arise, the ruler does not waste time with explanations. He seizes the moment, planting his own narrative before doubt can